और देखिए मेरे सामने अंशु जी जो प्रोफेसर हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं, और जो आज हिंदुस्तान की जो करंट पोजीशन चल रही है समाज में उसको बदलने के लिए ये दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं अंशु जी से पूछना चाहूँगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और वो कहाँ कहाँ काम कर रही है और इस देश के बारे में आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा हमें बताइए और इस जनता को पता लगे। क्योंकि हम जो भी ये चैनल है हमारा, हम सिर्फ चलते चलते हमें पता चलता है कि जहाँ पर कोई सेलिब्रिटी या कोई बहुत अच्छे इंसान आए हुए हैं तो हम उनके पास चले जाते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। चैनल जो हमारा लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो उन्हें आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो और ऐसे ही अंशु जैसे प्रोफेसर लोग जिनसे हम बातचीत करते हैं आपको हमारे देश के बारे और समाज के बारे पता चलता रहेगा। अंशु जी बताइए आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? मैं अखिल भारतीय मैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एवं एम्प्लॉय कांग्रेस में नेशनल एग्जीक्यूटिव हूँ और उसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रशिक्षण का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। तो आपका ड्रीम क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में जो आजकल इतनी कुरीतियाँ आ चुकी हैं और हमारे समाज की सोच बहुत छोटी हो चुकी है, आप तो समाज में ही रहते हैं हमारी तरह, तो आप कैसे इसको दूर करेंगे जो भी हमारे समाज में विकृतियाँ आ चुकी हैं, प्रॉब्लम आ चुकी हैं? देखिए, जो अगर हम भारतीय समाज का अगर सामाजिक विश्लेषण करते हैं तो सब भारतीय समाज में जो प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक संसाधन खाली 99% लोग उससे वंचित हैं और वो सारे साधन 2% लोगों के पास है। अगर हम उसको कहें कि 98% people having resources, of 2% people are having 99% resources only, and 2% 99% people are living only with the 2% resources। तो जो मजदूर वर्ग है वो इसमें सबसे ज़्यादा शोषित होता है, पिछड़ा हुआ है। उनको उनकी जो हर तरीके से उनको शोषित किया जाता है, उसको ठेकेदार से मजदूरी नहीं मिलती। आप देखते हैं कि घरों में आय काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, बहुत सारी स्त्रियां अपने जीवन यापन के लिए इस कार्य पे निर्भर हैं, लेकिन उनको उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी उसके हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते। जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर, उनका भी शोषण किया जाता है, उनको ठेकेदार उनके जो पैसे हैं वो उनको पूरे नहीं मिलते। तो हमारा एक प्रयत्न है कि जो मज़दूरों के जो मुद्दे हैं उनको सरकारों के सामने लाया जाए और सरकार के द्वारा मज़दूरों को संरक्षण प्रदान किया जाए और सरकारें न्यूनतम मजदूरी एक्ट को खाली पेपरों में ना बनाए बल्कि उसको लागू भी करें और लागू करने के बाद उसको एक समय के बाद ये देखें कि वो उसका निचले स्तर पे पालन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हमारी सरकारों से मांग है कि जिससे मजदूरों का शोषण होने से बचाया जा सके। अच्छा, मैं अंशु जी आपसे एक बात करना चाहूँगा कि ये जो 75 साल की आज़ादी हमारी बीत गई है, एक पीढ़ी हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे देश की जो सोच नहीं बदली। आप एजुकेशन से संबंध रखते हैं, तो हमारी एजुकेशन में कौन सी ऐसी कमी है कि जो हमारे बच्चे हैं आज तक अवेयर नहीं हो सके हैं कि जो गलत काम होते हैं सरकार की तरफ से होते हैं, प्राइवेट लोगों की तरफ से होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते, चुपचाप देखते रहते हैं कि हमें क्या लेना है इससे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों को जागरूक होना चाहिए या फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये सब? देखिए, भारत में चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों जो हैं व्यापार बन चुके हैं। आप अपने बच्चों को कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, लेकिन आप स्कूल उसको प्राइवेट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए, लेकिन जब आप बचपन में देखें तो आपको स्कूल चाहिए अमेठी, डीपीएस, आपको प्राइवेट स्कूल चाहिए। तो हमें अल्टरनेट एजुकेशन मॉड्यूल की तरफ बदलना जाना पड़ेगा। जब तक भारत में अल्टरनेट एजुकेशन मॉड्यूल नहीं करेंगे तब तक ये जो बच्चों का शोषण और एक ये परंपरावादी जो शिक्षा प्रणाली है, इससे बच्चों का कोई भला नहीं होने वाला। देखिए, बच्चों को मैथ, साइंस, जबकि बच्चों को सबसे पहले तो हमारे देश का जो एक नागरिक, अच्छा नागरिक बने, उनमें देशभक्ति की भावना जागे, समाज के प्रति भावना जागे, लेकिन पढ़ाया जाता है बच्चों को पहली क्लास से साइंस, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो अपना स्टेट की लैंग्वेज होती हैं, तो उसके बाद उनको पढ़ाई जाती है साइंस। साइंस से तो हर किसी को मतलब नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपको कि हमें अल्टरनेट एजुकेशन मॉड्यूल की तरफ आना पड़ेगा, जिसमें बच्चों को देखा जाए कि उस बच्चे की रुचि किस चीज़ में। अगर वो बच्चा खेल में आगे जा सकता है तो उसको एक बेसिक शिक्षा के बाद उसको खेल की ट्रेनिंग दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 7वीं 8वीं तक लेके जाएं, इसकी कोई औचित्य नहीं है। बच्चे को क्या चाहिए,
उसको एक लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, भाषा आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि हमको भारत में अल्टरनेट मॉड्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं जाएंगे तो ये परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली है, इससे भारत का भला नहीं होने वाला। बच्चे पढ़ते रहेंगे, यूनिवर्सिटियां पैसा कमाती रहेंगी, यूनिवर्सिटियों से बाहर निकल के बच्चे बेरोजगार घूमेंगे, रोजगार पाने के नाम पे उनका शोषण होता रहेगा। तो ये प्रक्रिया पूरी इसी तरीके से चलती रहेगी। इसका एक ही सलूशन है कि हम शिक्षा प्रणाली को अल्टरनेट एजुकेशन मॉड्यूल की तरफ लेके आएँ, जहाँ बच्चे व्यवसायी बने, स्पोर्ट्स में जाएं, जो उनकी रुचि है, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, उसमें वो प्रशिक्षण लें। चलो देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पहले 8th क्लास में बोर्ड है, वहाँ पर ब्रेक लगती है, बच्चे की छोड़ जाते हैं, मैथ में पास नहीं होते या इंग्लिश में पास नहीं होते। फिर 10th में ब्रेक लगती है, साइंस भी जाती है, पास नहीं होते, छोड़ जाते हैं। फिर 12th में ब्रेक लगती है, ब्रेक लगते लगते 12th तक तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो सब छोड़ जाते हैं। उनमें स्किल कितनी भी है, चाहे उनमें कितनी भी जाने के टैलेंट है, लेकिन ये हमारी जो मैथ और इंग्लिश और साइंस है, इसकी वजह से आज हम पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में भी लोगों को जीना नहीं आया कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो लेकिन सरकार में जो बैठे हैं IAS अफसर वगैरह जो हैं, जो सिलेबस वगैरह तैयार करते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है कि उनको कैसे जाने कि हम कहें कि ये सब चेंज कीजिए? हम आवाज़ तो उठा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, लोगों को जो उचित जनप्रतिनिधि हैं, जो शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, उनको वोट देना चाहिए, और जो इस सोशल कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, जो शिक्षा से जुड़े हुए शोधकर्ता हैं उनको आगे आना चाहिए, और उनको सरकार में आना चाहिए। क्योंकि जो अधिकारी है वो पॉलिसियां बना सकते हैं, वो लेकिन क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन उनको दिशा निर्देश जो हैं वो सरकारी मंत्री या सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी सरकार शिक्षा मंत्रालय को ऐसे व्यक्ति को जो शिक्षा में निपुण हो, जो उसको मॉडर्न और अल्टरनेट एजुकेशन के बारे में मालूम हो कि किस तरीके से उस राज्य को जो बच्चे हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और उस राज्य की शिक्षा प्रणाली को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो एक ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, जिस बदलाव को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको एक और बात तो कहना चाहूँगा, लोगों के बारे में कहूँगा कि आपके घर के आगे जब गली बनती है तो उसमें 70% जो है पैसा हमारा करप्शन में चला जाता है, 30% लगता है। लेकिन गली का कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वकील है, कोई नहीं बोलता कि ये सब जो बेईमानी हो रही है, जो करप्शन हो रही है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। कहते हैं हमें क्या लेना है। ये हमें क्या लेने वाले जो बात है हमारे लोगों के मन में, ये कब हटेगी? ये कब लोग जागेंगे? कब हमारा देश जागेगा? देखिए, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है कि कब देश जागेगा और कब लोग जागेंगे। अगर आप अपने घर के बाहर गंदगी से परेशान नहीं हैं, तो आपका पड़ोसी भी परेशान नहीं होगा। तो उस गंदगी को साफ़ करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक गंदगी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। अगर आप उससे परेशान नहीं हैं तो आपका पड़ोसी भी उससे परेशान नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोसी की ज़रूरत चाहे आपकी ज़रूरत आपके पड़ोसी की ज़रूरत नहीं है। तो एक व्यक्तिगत तौर पे हमको उस पर आगे आना पड़ेगा, और व्यक्तिगत तौर पे एक एक व्यक्ति को जब जुड़ेगा तो वो जनसैलाब बन जाएगा। देखिए, आपकी बात सही है कि हर एक व्यक्ति को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं तो फिर बार बार कहता हूँ कि प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, राजनीतिक लोग जो हैं, जहाँ भी गंदगी पड़ी है, जहाँ भी कोई बुराई है, लेकिन उसे हटाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा आज तक, और ना ही आगे आने की कोई सोच रहा है। कहता हमें के लेना। अगर कोई आगे आता है तो हमारा जो कानून है या जो हमारे राजनेता हैं उसको दबा देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रॉब्लम है समाज में, एक आदमी उठता है तो उसको लोग कहते हैं यार तू क्यों पंगा ले रहा है, क्यों परेशानी में फंस रहा है, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। ये अगर ऐसे चलता रहा तो जो हमारी सोशल वर्कर हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये कैसे उस पर काबू पाएंगी? आप भी देखें, लुधियाना में आए हैं, आप भी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, घर घर ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि उठो, जागो जागो, लेकिन अभी तो लोग सो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपके इस आह्वान से, इस आवाज़ से क्या हमारा समाज जागेगा? देखिए, समाज को जागने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। हम अपने घरों में, मेरा तो सजेशन है कि हर एक घर में एक संविधान की कॉपी हो, और स्कूलों में बच्चों को कंपलसरी संविधान पढ़ाया जाए, जो बचपन से उसको अपने अधिकार पता हो।
जब हमें अपने अधिकार पता होंगे तो हमें कोई नहीं दबा सकता, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो राज्य के अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि बचपन में जिस तरीके से हम मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं, उसी तरीके से बच्चों की संविधान की क्लासेस लगनी चाहिए। आर्टिकल्स के ऊपर, संवैधानिक आर्टिकल्स के ऊपर एग्ज़ाम होने चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या है, जिससे बच्चे शुरू से ही अपने भारतीय संविधान को जाने और अपने अधिकारों को पहचाने। और हर एक घर में, मैं तो कहता हूँ कि मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिदों में संविधान की कॉपी लगी होनी चाहिए। जिस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरीके से हमें संविधान की पूजा करनी चाहिए, मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में, गुरुद्वारों में। और हर एक घर में मंदिर, चाहे वो ऑल्टर हो, चाहे वो जहाँ भी आप अपने भगवान को रखते हैं अपने घरों में, उसके साथ एक संविधान की कॉपी भी जरूर होनी चाहिए और उसको भी परिवार में रोज़ पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, हम फॉरेन की कंट्री देते हैं, कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पर बच्चों को जब वो तीसरी अपना थर्ड ईयर के होते हैं, तो जब वो नर्सरी में जाते हैं या प्ले में जाते हैं, तो उन बच्चों को इकट्ठा करके बाज़ार में लेके जाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, तो उन्हें सिखाते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो हमारे तो जहाँ कुछ नहीं, बच्चों को पहले ही यानी कि कुछ और ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा समाज कैसा है, हमारी सरकार कैसी है, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, हमारे राइट क्या हैं, हमारी ड्यूटी क्या है। सब तो जो आप बता रहे हैं कि मार्केट लेके जाते हैं, मदर डेयरी क्या है, रोड में ट्रैफिक रूल्स क्या है, ये प्राइवेट स्कूलों में भारत में हो रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि इसको सरकारी स्कूलों में भी लागू किया जाए। तो वही मैंने आपको बताया कि हमें अल्टरनेट शिक्षा मॉड्यूल पे आना पड़ेगा, नहीं तो जो रट्टाफिकेशन है या तोता भाषा है वो हमारे बच्चे सीखते जाएंगे और उससे भारत का निर्माण नहीं होगा। तो अब आप जो लुधियाना शहर में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि जहाँ के जो लोग हैं या जो जनता है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका वो कैसे सहयोग करें? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो आने का जो मकसद है वो ये है कि हम इस राज्य में जो पंजाब राज्य और लुधियाना क्षेत्र की जो असंगठित लोग हैं और कर्मचारी लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और सड़कों पे रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उसकी समस्याओं को उनको हल किया जाए। इस कार्य में मुझे लुधियाना क्षेत्र में डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल और श्रीमती अनीता जी का साथ मिला है। इन्होंने इस मुहिम को समझा और उनकी इस मुहिम में आगे आके मेरा साथ देने का वायदा किया। तो कोशिश करते हैं कि इन दोनों के द्वारा लुधियाना क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन होगा। और अनीता जी जो हैं वो एक स्त्रियों की, जो मज़दूरों की और जो घर में जो औरतें जो काम करती हैं उनकी चिकित्सा के लिए भी कार्य कर रही हैं, उनके जो चिकित्सा के अधिकार हैं उनके लिए भी कार्य कर रही हैं। तो देखिए, आने वाले दिनों में हम इस बदलाव को लुधियाना क्षेत्र में ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, असु प्रोफेसर साहब ने बताया कि लुधियाना शहर में प्रदीप अग्रवाल जी का, अनीता शर्मा का इन्हें सहयोग मिला है और जितने भी जो संगठन हैं लुधियाना शहर में, लेबर के संगठन हैं, मजदूर हैं, पटरी वाले हैं, सभी लोगों को साथ लेकर उनकी एकजुटता को साथ रखते हुए वो इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद असु जी, आपका लुधियाना शहर में आने में और लुधियाना शहर में नए जो संगठन जो आपने शुरू किया है, हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में वो तरक्की करे। धन्यवाद। धन्यवाद।